Assalamu alaikum. I am Dr. Nida Vaid. Today I will teach you behavior of individual in the lecture series of behavior sciences. So I will discuss nature-nurture theory, behaviorism and learning theories and behavior modifications. So let's start today. किसी भी इंसान का बिहेवियर अगर हम देखें दैट इज बेसिकली अ मिक्स्ड रिस्पॉन्स ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड इंटरनल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट की तरफ से आ रहे हैं, लोगों की तरफ से आ रहे हैं, जो बाहर के। इंटरनल जो आपके अंदर की सिचुएशंस हैं, जैसा आप महसूस करते हैं, तो वो आपकी इंटरनल स्टिमुलाई होता है। और जब आप इन चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं गुस्से की फॉर्म में, हैप्पीनेस की फॉर्म में या मोहब्बत की फॉर्म में, तो ये आपका बिहेवियर कहलाता है। तो नेचर नर्चर थ्योरी का बहुत ज़्यादा रोल है बिहेवियर में। अगर हम साइंस की थ्योरी से देखें तो हमारे पास दो डिबेट है। एक डिबेट कहती है कि जो भी हमारे पास हमारे पर्सनालिटी में, हमारे बिहेवियर में इन्फ्लुएंस है दैट इज़ ड्यू टू जीन्स, यानी जैसे हम बिहेव करते हैं, जैसे हम दिखते हैं, तो वो बेसिकली हमारी जीन्स की तरफ से आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी फिजिकल ट्राइट्स, आपकी आंखों का कलर, आपके हेयर का कलर, आपकी हाइट या फेस शेप, यानी हमारी जो ये सब चीज़ें हमारे ख़ानदान से, हमारे माँ बाप से, पेरेंट्स से या फैमिली में किसी न किसी से बहुत ज़्यादा मिलती होती है। या और बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, पर्सनालिटी ट्राइट्स होते हैं या कॉग्निटिव एबिलिटीज़। कुछ लोगों का माइंड शार्प होता है और वो उन्हें किसी न किसी फैमिली वाले से, ख़ानदान वाले से, बंदे से मिला होता है। देन हम नर्चर की बात करें तो नर्चर की जो थ्योरी है वो कह रही होती है कि जो भी चीज़ें आप सीखते हैं दैट इज़ फ्रॉम द इन्वायरमेंट, जहाँ आप रहते हैं, जिन चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जो आपके इर्द गिर्द के सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा रोल होता है आपको शेप करने में। तो बेसिकली किसी भी पर्सन का बिहेवियर इन दोनों मिक्सचर पर डिपेंड करता है, जीन्स पे भी, नेचर पे भी और नर्चर पे भी, एनवायरनमेंट पे भी। तो नेचर नर्चर डिबेट की अगर हम बात करें तो नेचर इज़ फ्रॉम हेरिडिटी, जीन्स इन्फ्लुएंस, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। और नेचर जो कि आप जब हम पैदा होते हैं तो हमारा ब्रेन जो होता है टेब्यूला रासा होता है, एक ब्लैंक स्टेट होता है, कुछ भी नहीं होता, खाली होता है, आहिस्ता आहिस्ता करके फिल होता है। तो नेचर में हमारी जीन्स का बहुत ज़्यादा रोल है हमारी पर्सनालिटी में, और नर्चर के थ्रू हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे इन्वायरमेंट, हम जो चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं उसका बहुत ज़्यादा रोल है। और बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी हैं जो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मोनोजाइगोटिक ट्विन्स की बात करें तो जिस तरह वो दिखते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे रिस्क मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गई, स्ट्रोक हो गया, एपिलेप्सी हो गई, पेप्टिक अल्सर हो गई या रोमेटाइड आर्थराइटिस हो गया। इसमें बहुत ज़्यादा जीन्स का रोल आ जाता है। लेकिन बहुत सारी थ्योरीज और भी कंक्लूडेड हैं जिसमें उन्होंने कहा गया है कि हेरिडिटी तो काउंट करती है, लेकिन एनवायरनमेंट का भी अगर सेम एनवायरनमेंट ना हो तो भी उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, यानी दो लोग अलग अलग एनवायरनमेंट में हों। लेकिन ओवरऑल जो ट्विन स्टडीज़ हैं, अडॉप्टेशन स्टडीज़ हैं और बहुत सारे रिसर्चेज हैं, वो कहते हैं कि 40 to 70% जीन्स इन्वॉल्व है और बाकी आपके इन्वायरमेंट का रोल है। व्हाट इज़ बिहेवियरिज्म? अगर हम देखें वो लर्निंग थ्योरीज जो हमें एम्फेसाइज करती हैं कि हमारा जो भी एनवायरनमेंट होगा, इस तरह के एनवायरनमेंट में हमारा प्रेडिक्टेबल रोल या प्रेडिक्टेबल बिहेवियर क्या होगा, दैट इज़ कॉल्ड बिहेवियरिज्म। तो जो हम थ्योरीज पढ़ रहे होते हैं जो हमें बताती हैं कि हम किस तरह से बिहेव करेंगे, तो उसको हम बिहेवियरिज्म में काउंट करते हैं और इसको हम कहते हैं कंडीशनिंग। और कंडीशनिंग कैसे होती है? एनवायरनमेंट के थ्रू। तो बिहेवियरिज्म के अकॉर्डिंगली आप जो भी चीज़ें सीख रहे होते हैं एनवायरनमेंट से सीख रहे होते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा आपके जिस भी हालात में आप जाते हैं उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है, यानी किस तरह के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसके हिसाब से आपका रिस्पॉन्स डिपेंड करता है। बिहेवियरिज्म के मुताबिक इंसान किसी भी एज में कुछ भी सीख सकता है, इसके लिए उसका एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और एनवायरनमेंट के हिसाब से उसके बिहेव करने का बहुत रोल है। लर्निंग थ्योरीज, तो अगर हम लर्निंग की बात करें, जब भी हमें कोई नया पैटर्न सीखना होता है तो उसको हम कहते हैं लर्निंग। और इसमें हमारे पास दो थ्योरीज हैं, एक क्लासिकल कंडीशनिंग है, एक ऑपरेंट कंडीशनिंग है। क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें तो जो आपका नेचुरल रिफ्लेक्सिव बिहेवियर आता है, कोई भी लर्न स्टिमुलाई, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल हो, उसको हम क्लासिकल कंडीशनिंग के दायरे में सर्कल में हम पढ़ रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके कुछ खाने की पसंद होती हैं, कुछ खाने की ना पसंद होती हैं, ये कंडीशनिंग लर्निंग के थ्रू आता है। कुछ लोगों को हाइट से डर लगता है, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, कुछ लोगों को चूहे से डर लगता है,
तो ये जो बेसिकली साइंस कहती है कि कंडीशनिंग के थ्रू आ रहा है, क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है उसे पता नहीं होता, लेकिन हम आके हमारा कोई भी अनवांटेड एक्सपीरियंस जुड़ा होता है इस एनवायरनमेंट से। जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि हम बच्चे को अंधेरे कमरे में, अगर तुमने हरकत की तो तुम्हें अंधेरे कमरे में बंद कर देंगे, तो उसको अंधेरे से डर लगना शुरू हो जाता है। तो ये कंडीशनिंग है और ये क्लासिकल कंडीशनिंग में आता है। जैसे इसमें अनकंडीशनिंग स्टिमुलाई भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी बिरयानी की खुशबू सूंघते हैं और आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है, यानी खुशबू सूंघते ही आपको जो मुंह में पानी आता है, सलाइवा प्रोड्यूस होता है और आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है, ये क्लासिकल कंडीशनिंग में आता है। अब एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट था इवान पावलोव, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उसने इसमें नेचुरल स्टिमुलाई लिया जिसमें बेल आ जाती है, और अनकंडीशनड स्टिमुलाई था उसका फूड। अब उसने क्या किया, कंडीशनिंग से पहले ये था कि बेल अलग है और फूड अलग है, लेकिन उसने उसी डॉग की कंडीशनिंग कैसे की कि बेल बजाई और साथ खाना दिया। अब जब कंडीशनिंग होती रही, यानी कि जो कंडीशनिंग मीन्स जो बिहेवियर सीखता रहा, तो नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि जब बेल बजी तो डॉग के मुंह में सलाइवा प्रोडक्शन खुद ब खुद स्टार्ट हो गई। दैट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ कंडीशनिंग। इसी तरह एक और लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट है, उसमें एक बच्चे को लिया। बच्चा पहले कंडीशनिंग से पहले रैट से डरता नहीं था। अब वो किससे डरता था, वो हैमर से डरता था। अब एक कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट किया गया। अब क्या किया गया कि रैट दिखाया गया, साथ हैमर स्ट्राइक किया। अब हैमर स्ट्राइक करने से तो वो डरता था। आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ कि रैट दिखाया गया तो अब बच्चा रैट से भी डरना शुरू हो गया था। रीज़न इज दैट कि कंडीशनिंग एक स्टिमुलाई की वजह से जब दूसरा स्टिमुलाई दिखाया गया, यानी हैमर अब हटा दिया गया था, लेकिन अब उसको रैट से भी डर लगना शुरू हो गया था। रीज़न इज कि उसकी कंडीशनिंग हो गई थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये हमारे पास सेकंड टाइप है, जिसमें हम करते हैं कि बिहेवियर आप किस बेसिस पे सीख रहे होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस के बेसिस पे। अब ये जितनी क्लासिकल ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है, ये हमारी जो ज़िंदगी के रोज़मर्रा के बिहेवियर्स हैं इसमें इन्वॉल्व होती है। आप गौर करें, आपको ऐसा कौन सा बिहेवियर है जिसपे ये कंडीशनिंग इन्वॉल्व हो रही है। अब जैसे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जिस तरह का आप देखेंगे कोई भी इन्वायरमेंट है, क्या हुआ, उसका क्या नतीजा निकला, उसकी बेसिस पे आपका रूल होगा। अब इसमें आपका बिहेवियर डिपेंड करता है कि आपने कैसा जो हल आपको ज़िंदगी में उस सिचुएशन में पढ़ने पे मिला। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग के मुताबिक वो जो बिहेवियर है आपका पहले आपकी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं था, लेकिन आपने इन्वायरमेंट के लिहाज से और कॉन्सिक्वेंसेस के लिहाज से आइदर आपको रिवॉर्ड मिला, आइदर आपको पनिशमेंट मिली, आपने लर्न किया। अगर पनिशमेंट मिली तो बिहेवियर कम हो गया, अगर आपको रिवॉर्ड मिला, रीइंफोर्समेंट मिली, तो वो बिहेवियर बढ़ गया। अब रीइंफोर्समेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे हो सकती है, यानी कि वो आपका बिहेवियर बढ़ा भी सकती है, कम भी कर सकती है। और पनिशमेंट तो आपको पता है कि वो आपके बिहेवियर को कम करने के लिए ही यूज़ की जाती है। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टेक्निक है, जिसमें क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग हम देख चुके हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट पढ़ेंगे आगे। पनिशमेंट क्या होता है, एक्सटिंक्शन क्या है, शेपिंग एंड मॉडलिंग क्या है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें तो अगर आपका कोई चीज़ आपके साथ हुई, आपका बिहेवियर उस रिवॉर्ड की बेसिस पे बढ़ जाता है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे आप अच्छा पढ़ते हैं, आपके अच्छे नंबर आते हैं, तो आपको और खुशी होती है, तो आप और अच्छा पढ़ते हैं, यानी आपका बिहेवियर और बढ़ गया। आप अच्छा काम करते हैं ऑफिस में, आपको पजीराई मिलती है, तारीफ़ होती है, आप और अच्छा काम करना शुरू कर देते हैं। या छोटे बच्चों पे हम ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं, इवन ख़राब काम भी कर रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता वो काम ठीक करना शुरू कर देते हैं। दूसरा है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब हमें उस बिहेवियर को कम करना है। हम या तो करेंगे अवॉइडेंस या करेंगे एस्केप। यानी कि अगर आपका बच्चा शरारतें कर रहा है, आप उसको जानबूझ के रिस्पॉन्स नहीं देंगे, अवॉइड करेंगे, ताकि वो देखे कि रिएक्ट नहीं कर रही है, तो आहिस्ता आहिस्ता उस बिहेवियर को कम कर दे। तो इन्फोर्समेंट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। पनिशमेंट, सज़ा का तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी बिहेवियर को कम करने के लिए। अब क्या हुआ, जब आपने एस्केप करना शुरू किया, बच्चा तो अपना बिहेवियर ख़त्म नहीं कर रहा, तो अब आपने पनिशमेंट देना स्टार्ट की। जब उसको पनिशमेंट का होगा कि माँ नाराज़ हो जाएगी, माँ बात नहीं करेगी या उसको मार पिटेगी, तो वो काम नहीं करेगा। और जेल्स बहुत सारी बनाई हुई हैं पनिशमेंट के लिए, ताकि वो बिहेवियर कम हो सके। तो एक्सटिंक्शन बिहेवियर जो होते हैं वो अब नॉन रीइंफोर्समेंट की वजह से, मतलब कुछ ना उसको पॉजिटिव मिल रहा है, ना उसको नेगेटिव मिल रहा है, और उसका बिहेवियर ख़त्म हो जाए। जैसे
फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चा आपके दूसरे भाई को मार रहा है और माँ इस चीज़ को इग्नोर कर देती है, तो बच्चे को पता चल जाता है कि मेरे इस बिहेवियर से माँ को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो उस बिहेवियर को छोड़ देता है। तो इस बिहेवियर को हम कहते हैं एक्सटिंक्शन, और ये ज़्यादा इफेक्टिव है पनिशमेंट से और लॉन्ग टर्म रिडक्शन के लिए। अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं कि वो छूट जाए, कोई अनवांटेड बिहेवियर है, तो उस पनिशमेंट से ज़्यादा बेहतर है कि एक्सटिंक्शन थ्योरी पे काम किया जाए। उससे आहिस्ता आहिस्ता वो बिहेवियर डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल, बच्चा मॉल जाता है या कहीं पे भी जाता है, तो बच्चा चीज़ की डिमांड करता है और बच्चा लेट के रोना स्टार्ट कर देता है, चीखें मार मार के, नहीं मैं तो लेके जाऊँगा। अब अगर माँ उसको इग्नोर करना शुरू कर देगी, उसके रोने को उसको चीज़ नहीं लेके देगी, क्योंकि उसने एक्सटिंक्शन की टेक्निक में अमल किया, आहिस्ता आहिस्ता करके बच्चे को पता चल जाएगा कि मैं रो ना रो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर वो अपने इस बिहेवियर को खुद ब खुद छोड़ देगा। शेपिंग एंड मॉडलिंग। शेपिंग की बात करें तो शेपिंग क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ इतना सीखें कि आप उस चीज़ को सीख जाएं। फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा लिखना सीखता है तो उसको बार बार प्रैक्टिस करता है, इतना उस बिहेवियर को प्रैक्टिस करता है कि वो बिहेवियर ठीक हो जाए। इसी तरह आप कोई खेल खेल रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो आप उस चीज़ को इतना प्रैक्टिस करें कि वो आपको आ जाए। और मॉडलिंग क्या होता है कि आप किसी भी पर्सन को जिसको आप एडमायर कर रहे होते हैं, आप उसकी तरह बनना चाहते हैं। तो जैसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है कि आपने किसी को देखा, कोई भी टीवी एक्टर हो सकता है, स्टार हो सकता है, कोई भी आप गेम खेलते हैं तो उसमें आपका कोई प्लेयर हो सकता है, आपका कोई कज़न हो सकता है फैमिली में, तो आपको बहुत अच्छा लगता है और आहिस्ता आहिस्ता आप जो है उसको एडमायर कर रहे होते हैं, और आप उसको एडमायर करते हैं और आप उस जैसा बनना चाहते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप में वो सारी क्वालिटीज़ आ जाती हैं। दैट इज़ कॉल्ड मॉडलिंग। That's all about today's lecture. If you have any question, any query, you can comment in the comment section. Thank you. Take care. Allah Hafiz.